आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी सी दिल को छू जाने वाली कहानी जिसका नाम है लॉकडाउन घोले रिश्तों में मिठास। इसे लिखा है अलक निरंजन ने और आवाज़ भी है अलक निरंजन की। बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है समीत सोनटक्के ने और प्रोड्यूस किया है अपर्चर इंडिया ने। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आएगी, तो सुनिए लॉकडाउन घोले रिश्तों में मिठास। प्रिया को जॉब करने की बहुत इच्छा थी, पर उसके पति नरेंद्र को यह बात बिल्कुल मंजूर न थी। जब भी मौका मिलता वो ऑनलाइन जाकर जॉब्स के लिए अप्लाई कर देती। कई बार टेलीफोनिक इंटरव्यूज में सिलेक्शन भी हो जाता, पर फिर जब नरेंद्र उस पर चिल्लाने लगता तब वो कंपनी को कुछ न कुछ बहाने बनाकर मना कर देती। उन दोनों की बहस कई बार घंटों घंटों चलती थी और तंग आकर प्रिया कहती कि अच्छा होगा हम डिवोर्स कर ले, मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनकी शादी को 9 साल हो चुके थे। अब प्रिया को घर में घुटन महसूस होने लगी थी। सुबह सुबह अपने बच्चे बुद्धम को तैयार करके वो स्कूल बस में छोड़ आती। दिन भर सफाई और खाना बनाने के अलावा प्रिया के पास कोई काम न था। कभी कभी वो अपने पड़ोस की 2-3 फ्रेंड्स को बुला लेती और उससे सारी बातें डिस्कस करती। न्यूज़पेपर के रंग बिरंगे एड्स देखकर उसका मन ललचाता रहता था। एड्स दिखाकर वो कभी कभी नरेंद्र से वॉशिंग मशीन खरीदने की बात करती, तो कभी बड़ा सा 3 BHK घर या कोई फैशनेबल सलवार सूट। उसकी फरमाइश पूरी ना कर पाने की सिचुएशन में नरेंद्र अंदर ही अंदर झुंझला उठता। रोज के झगड़े को अवॉइड करने के लिए वो कई बार ऑफिस के बाद अपने दोस्त के घर पर ही रुक जाता और शराब पीने लगता। नरेंद्र एक छोटी सी ट्रैवल कंपनी में काम करता था। उसकी सैलरी बहुत कम थी। वो मुंबई में किराए के 1 BHK फ्लैट में रहता था और जैसे तैसे अपना घर चला लेता, जबकि उसके फादर का नागपुर में एक अच्छा रेस्टोरेंट का बिजनेस था। लेकिन जब उसने अपने फादर के फ्रेंड की बेटी से अरेंज मैरिज करने से मना कर दिया, तो उन्होंने सबके सामने उसे थप्पड़ मारकर घर से निकल जाने को कहा। मां ने बहुत रोका, पर नरेंद्र भी गुस्से में घर छोड़कर निकल गया। 11 साल हो गए, उन्होंने आपस में ठीक से बात भी नहीं की। बात करना तो दूर, वो एक दूसरे से नजर भी नहीं मिलाते थे। शादी के बाद जब नरेंद्र ने प्रिया को मां से मिलाया, तो उन्हें प्रिया का ना तो पहनावा पसंद आया और ना ही उसका मॉडर्न तौर तरीका। उनके दिल पर एक बोझ सा छा गया, जैसे कि उनका कोई सपना अधूरा रह जाएगा। गुड्डू, नरेंद्र का छोटा भाई, अपने कॉलेज हॉस्टल में आजाद पंछी की तरह रहता था और जहां उसे कोई सुंदर लड़की दिखी नहीं कि उस पर फिदा हो जाता। नरेंद्र उसे हमेशा टोकते रहता था कि अपने स्टडीज पर ध्यान दे और साथ में कोई पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ ले, पर गुड्डू पर तो इश्क का भूत सवार था। वो दिन में कई बार अपनी गर्लफ्रेंड नताशा से बात करता और व्हाट्सएप से चिपका रहता। पूरा परिवार बिखरता जा रहा था। न किसी को किसी से प्यार, न किसी के मन में कोई इज्जत। सबके दिलों में दूरी हर दिन बढ़ती ही जा रही थी। उधर पूरी दुनिया में कोरोना वायरस बुरी तरह फैलता जा रहा था। WHO ने तो उसे महामारी घोषित कर दिया था। लोगों के मन में ऐसा डर पहले कभी नहीं था। बुद्धम बहुत ही क्यूट और सबका फेवरेट था। वो फर्स्ट क्लास में पढ़ता था और सबसे अक्सर फोन पर बातें किया करता। अपने 7वें बर्थडे पर अपनी मर्जी से उसने दादा दादी और गुड्डू चाचा को फोन किया और कहा कि मेरे बर्थडे पर आपको आना है और गिफ्ट भी लाना है। उसकी प्यार भरी बातें सबका दिल जीत लेती थी। कोई उसे ना नहीं बोल सका। उससे मिलने के लिए दादा दादी हमेशा बेचैन ही रहते थे। दादी ने जिद की और दादाजी को बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आना ही पड़ा। गुड्डू भी पहुंच गया। सबके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करके बुद्धम बहुत खुश था। दादा दादी ने बुद्धम को एक छोटी साइकिल गिफ्ट की। गुड्डू ने गिफ्ट में बुद्धम को एक लाल रंग का सुपरमैन टॉय दिया।
सभी वापस जाने की सोच में ही थे कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत में लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। आज रात 12 बजे से पूरे देश में स्कूल्स, कॉलेजेस, संपूर्ण मॉल्स लॉकडाउन होने सब जा बंद रहा कर दिए गए। सभी ट्रेनें, बस और फ्लाइट्स भी बंद कर दिए गए। घर से निकलने से बिल्कुल मना कर दिया गया और जगह-जगह पुलिस तैनात कर दी गई। 21 दिन साथ रहना होगा, वो भी इस छोटे से 1 BHK फ्लैट में। ये सोचकर ही जैसे पूरी फैमिली मानो डिप्रेशन में चली गई। सबका चेहरा उतर गया। सब साइलेंट मोड में काम करने लगे। अब चुपचाप खाना बन जाता, चुपचाप सब खाना खा भी लेते। और हां, मैं सारी बातचीत चल रही थी। पूरी फिल्म समझिए जैसे सिर्फ एम्बियंट साउंड से भरी हो, बिना किसी डायलॉग के। नरेंद्र, प्रिया और बुद्धम अपने कमरे में सोते, दादा दादी ड्राइंग रूम में और गुड्डू बेचारा कभी बालकनी में तो कभी डाइनिंग टेबल के साइड में गद्दा बिछाकर सो जाता। जैसे ही कोई कोरोना वायरस का न्यूज़ टीवी में लगता, सब उठकर आ जाते। आते ही सेंटर टेबल पर रखा सैनिटाइजर लगा लेते और फिर इस उम्मीद में खो जाते कि शायद कोई जादू हो जाए और ये साला लॉकडाउन खत्म हो। एक दिन सुबह-सुबह नरेंद्र को उसके बॉस का फोन आया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण बिजनेस ठप हो गया है और उसे जॉब से निकाला जा रहा है। नरेंद्र के मन में यह डर पहले से ही चल रहा था। वो ये बात सुनकर पत्थर की तरह बैठा रह गया। अब घर कैसे चलेगा? कहां से आएगा रेंट देने का पैसा और कहां से आएगा घर के लिए राशन? अभी तो कोई दूसरा जॉब भी नहीं ढूंढ सकता। अब वो क्या करे? बुद्धम ने दीवान के नीचे से पुराना कैरम बोर्ड खींच निकाला। उसने सबको जोर जोर से आवाज लगाई और एक एक का हाथ खींचकर खेलने के लिए बैठा लिया। गुड्डू ने कपड़ा मारकर उसे साफ किया और उस पर पाउडर छिड़क दिया। न चाहते हुए भी सब कैरम बोर्ड खेलने लगे। पूरा घर गोटियों की इरिटेटिंग आवाज से भर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे गोटियां कैरम बोर्ड की बाउंड्री को तोड़कर बाहर कहीं दूर छलक जाना चाहती हो। प्रिया का काम किचन में डबल हो गया था। काम वाली बाई को बाई बाई बोल दिया गया था। उसे सोसाइटी में आना मना था। दिन में 3-4 बार खाना बनाना प्रिया को भारी पड़ रहा था। सब लोग तो बस बैठे बैठे खाते रहते और फिर आराम से अपनी अपनी जगह जाकर लेट जाते। कई बार बर्तनों के पहाड़ को धोते धोते वो गुस्से में पतीले या कढ़ाई को जोर से पटक दिया करती। गुड्डू की गर्लफ्रेंड उसे फोन करके बार बार मिलने के लिए बुला रही थी। गुड्डू भी उससे मिलने के लिए तड़प रहा था। फोन पर ही दोनों किसेस भेज रहे थे। नताशा ने उसे रात में मिलने आने के लिए कहा। गुड्डू बोला, कैसे आऊं? लॉकडाउन है। इस बात पर नताशा भड़क गई और बोली, इतने डरपोक हो तो रिलेशन मेंटेन करने की क्या जरूरत है? उसने कहा, अगर मुझसे प्यार करते हो तो अभी के अभी आओ, वरना इट्स ऑल ओवर। गुड्डू सोच में पड़ गया। उसने अपने भाई से बाइक की चाबी मांगी। नरेंद्र बोला, कहां जाना है? गुड्डू बोला, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, चाबी दो। नरेंद्र ने चाबी देने से मना कर दिया। वो तिलमिलाकर पैदल ही घर से निकल गया। फोन पर गर्लफ्रेंड से बातें करता, मुस्कुराता सड़क पर वो चला जा रहा था। अचानक उसके पिछवाड़े पर एक जोरदार आवाज आई, सटाक। उसका फोन हवा में उछल गया। उस सनसनाती दर्द से उसकी चीख निकल गई। उसने देखा 2 हवलदार उसके बगल में लाठी लेकर सवार हैं। फोन में से नताशा के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तुम बात क्यों नहीं कर रहे? अरे कुछ बोलो ना। गुड्डू जैसे तैसे अपना फोन उठाकर भागा। भागते भागते भी पुलिस वाले ने उसके पिछवाड़े पर 2 लाठी और जमा दिए। वो घर वापस आया। वो दर्द के मारे कराह रहा था। उसकी मां उसके कमर को सहला रही थी। थोड़ी देर बाद जब उसने अपना फोन चेक किया तो देखा नताशा ने व्हाट्सएप पर ही उससे ब्रेकअप कर लिया था। नरेंद्र के पैसे खत्म होते जा रहे थे। वो डिप्रेशन में जा रहा था।
उसने कई दोस्तों से उधार मांगने की कोशिश की, पर सबने अपनी अपनी परेशानियां बताकर फोन रख दिया। आधी रात को जब सब सो चुके थे, वो बालकनी में अकेला बैठा जाग रहा था। पैसे ना होने के कारण उसे उस अखबार को भी बंद करवा देना पड़ा जिसके इश्तिहार देखकर प्रिया कुछ न कुछ खरीदवाने की फरमाइश किया करती थी। दिन जरूरत से ज्यादा लंबे लगने लगे थे और रात करवटें बदलते, छटपटाते दिन के इंतजार में बीत जाता। उधर बुद्धम से घर में यह सन्नाटा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन वो दादाजी से आकर बातें करने लगा। उसने पूछा कि दादाजी बताइए ना, बचपन में पापा कैसे थे? तब तो आप लोग सब साथ में रहते थे ना, बताइए ना, क्या वो शैतानियां करते थे? दादाजी को बताना ही पड़ा। वो बोले, नरेंद्र बचपन से ही स्टडीज में बहुत अच्छा था। उसके हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे और उसका म्यूजिक में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। उसने जिद की तो मैंने उसे एक तबला लाकर दिया। बहुत जल्द वो एकदम उस्ताद की तरह तबला बजाने लगा। स्कूल के एनुअल फंक्शन में तो उसके परफॉर्मेंस को देखकर सबने खड़े होकर ताली बजाई थी। नरेंद्र ये सब अपने कमरे से सुन रहा था। कुछ पल के लिए वो भी पुरानी यादों में खो गया। अपने पापा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर उसका दिल पिघलने लगा था। एक दिन सुबह सुबह बुद्धम कमरे में दौड़ा दौड़ा आया और बोला कि दादी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी चलो। सभी तुरंत वहां आ पहुंचे। दादी की सांस फूलती जा रही थी, सर में बुरी तरह दर्द हो रहा था। नरेंद्र ने मशीन लगाकर चेक किया तो बीपी काफी बढ़ चुका था। प्रिया ने उनकी दवाई की बोतल खोली तो दवाई खत्म हो चुकी थी। सबने गुड्डू की तरफ देखा। नरेंद्र ने तुरंत उसे अपने बाइक की चाबी कैच कराई। गुड्डू मास्क लगाकर गोली की तरह बाहर चला गया। प्रिया ने मां को अदरक वाली चाय बनाकर पिलाई। वो उनके बगल में ही बैठ गई। जल्द ही गुड्डू दवाई लेकर वापस आया। प्रिया ने मां को दवाई खिलाई और उन्हें आराम से लेट जाने को कहा। वो उनका सर हल्के हल्के दबाने लगी। मां को आराम मिल रहा था, उन्हें नींद आ रही थी। धीरे से उन्होंने प्रिया का हाथ थाम लिया। प्रिया ने भी उनके हाथ को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। रात को प्रिया देर तक जाग रही थी। वो कुछ हैरान सी लग रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। उसे यह पैकेट आज कबर्ड के ऊपर रखे एक पुराने सूटकेस में कुछ ढूंढते समय मिला। उसने उस पैकेट से एक लाल रंग का झालर लगा हुआ सुंदर दुपट्टा निकाला और नरेंद्र से पूछा, ये दुपट्टा? नरेंद्र रो पड़ा। उसने यह दुपट्टा प्रिया को अपनी एनिवर्सरी पर देने के लिए लिया था। उसने प्रिया के लिए सलवार सूट भी पसंद किया था, पर उसके पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और उसने सोचा कि पैसे जमा करके वो जल्द ही ये सूट भी ले जाएगा। प्रिया ने बड़े प्यार से दुपट्टा खोलकर ओढ़ लिया और धीरे से अपना सर नरेंद्र के कंधे पर रख दिया। बुद्धम गहरी नींद में सो रहा था। प्रिया एक टक नरेंद्र के चेहरे को प्यार भरी आंखों से देखने लगी। कई महीनों के बाद दोनों इतने करीब आए थे। एक दिन न जाने कहां से बुद्धम एक पुरानी फोटो एल्बम निकालकर दादाजी के पास चला आया। उसमें नरेंद्र के बचपन की एक फोटो थी जिसमें नरेंद्र अपने पिताजी के कंधे पर बैठा खिलखिला रहा था। बुद्धम ने दादाजी से पूछा, यह कब की फोटो है? आप लोग क्या कर रहे थे? दादाजी ने कहा, अच्छा, ये तो हम लोग अपने गांव में थे। नरेंद्र को आम बहुत पसंद है ना, हम लोग आम के बाग से लौट कर आ रहे थे। ये तब की फोटो है। बुद्धम ने पापा से कहा, सच में पापा? वो अचानक बोल पड़ा, हाँ, और उस झोले में पूरे 15 आम हैं। पुरानी यादों के सुनहरे बागीचे में जाते ही नरेंद्र फूट फूट कर रो पड़ा। उसके पिताजी ने उसे गले से लगा लिया। नरेंद्र बोला, मुझे आपकी हमेशा बहुत याद आती है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। उसके पिताजी बोले, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं और तुम सबसे अलग नहीं रह सकता। चलो सब अपने घर नागपुर में हम मिलकर साथ रहेंगे। सबकी आंखें भर आई थी। बुद्धम उधर कैरम बोर्ड सेट करके सबको खेलने के लिए बुला रहा था।
आज सब ठहाके लगाकर साथ कैरम बोर्ड खेल रहे थे। गुटियां बाउंड्रीज से टकराकर सटासट अंदर ही अंदर घूम रही थी। शायद उन्हें इस चार दीवारी का अपनापन अच्छा लगने लगा था। किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। आज प्रिया को मां के साथ बातचीत करते हुए खाना बनाने में बहुत आनंद आ रहा था। आप सोच रहे होंगे, मैं कौन? अजी, आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं हूं उस सेंटर टेबल पर रखा हुआ सैनिटाइजर।